हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आज सीआरपीसी 125, 126, 127 एवं 128 की पूरी जानकारी दूंगा और इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां कानून का जो लूप होल है मैं उसको भी बताया करूंगा। अधिक से अधिक पाने के लिए सर्वप्रथम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब। सीआरपीसी 125 को मेंटेनेंस गुजारा भत्ता भी कहा जाता है। इन सभी धाराओं की आज मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। जो लोग भी कहीं न कहीं अपने पत्नी या पति से परेशान हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ही ऐसी गुड़ जानकारियां मिलेंगी जिसको वो अपने मुकदमे में अपने वकील साहब के माध्यम से या स्वयं उसका उपयोग कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं सीआरपीसी 125। सीआरपीसी 125 यह कहती है कि यदि कोई विवाहता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, और उनकी डिपेंडेंस अपने पति या पत्नी के ऊपर है, ज्यादातर ये केस पत्नी के पक्ष में है, तो मैं पत्नी को डिपेंडेंस मान के चल रहा हूं कि पत्नी डिपेंड है अपने पति पर, तो पत्नी की डिपेंडेंस कहीं ना कहीं अपने पति पर है, तो उस पति की लायबिलिटी बनती है कि उसके जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता दे। ये हमारा कानून सीआरपीसी 125 कहता है। तो सीआरपीसी 125 में यदि पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया और वो दोनों लोग अलग रह रहे हैं, तो पत्नी का गुजारा कैसे होगा, जिसमें कानून ये कहता है कि पूरी लायबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी उनके पति की है। तो सीआरपीसी 125 के माध्यम से उस लायबिलिटी को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो सीआरपीसी 125 की कार्यवाही स्टार्ट कैसे होती है? सर्वप्रथम कुटुंब न्यायालय में सीआरपीसी 125 गुजारा भत्ता की एक एप्लीकेशन दी जाती है, जिस एप्लीकेशन में वादनी एवं उनसे अटैच अगर जो बच्चे रहेंगे, उनके जो बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को भी उसको एप्लीकेशन में लाभ मिलता है। तो उनको उपस्थित किया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से। उनकी प्रेजेंस एक बार हो जाती है। प्रेजेंस होने के बाद विपक्षी को नोटिस चली जाती है। विपक्षी नोटिस पर यदि नहीं हाजिर होते हैं तो दूसरी नोटिस जाती है, तीसरी नोटिस जाती है। तीसरी नोटिस पे उस डाक का जो ऑनलाइन स्टेटस रिपोर्ट रहती है, उस स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। यदि उसमें डिलीवर्ड शो करता है, जैसे ही डिलीवर्ड शो करेगा तो तामिला प्राप्त मान लिया जाएगा। जैसे ही तामिला प्राप्त हो जाता है तो और वो विपक्षी उपस्थित नहीं है तो एक्स पार्टी एविडेंस में फाइल चली जाती है। एक्स पार्टी एविडेंस में जाने के बाद वादनी की तरफ से एक बयान शपथ पत्र दाखिल होता है जो एक्स पार्टी रहता है, इसलिए उसमें कोई जिरह नहीं होती है। जैसे एक्स पार्टी एविडेंस दाखिल हुआ तो उसके बाद वो फाइल जो है ऑर्डर के लिए चली जाती है, जिसमें ऑर्डर में वो जजमेंट हो जाता है। उस जजमेंट की कॉपी में ये बताया गया रहता है कि वादनी को विपक्षी के द्वारा इतना इतना महीने लाभ दिया जाए, उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। उसका कंप्लायंस कराने के लिए सीआरपीसी 128 धारा है। जो भी ऑर्डर हुआ रहता है सीआरपीसी 125 में, वो सीआरपीसी 128 के माध्यम से मजबूर किया जाता है विपक्षी को कि वो ऑर्डर का कंप्लायंस करे। उसको एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, इजरा भी कहते हैं। तो उस ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद सीआरपीसी 128 के माध्यम से कुटुंब न्यायालय में ही दायर कर दिया जाता है। जैसे ही दायर होता है, एक नोटिस जाती है विपक्षी को। विपक्षी नोटिस पर नहीं हाजिर होता है तो उसके बाद उसके खिलाफ BW जारी हो जाता है, बेलेबल वारंट, और उस पर भी नहीं हाजिर होता है तो उसके तुरंत बाद ही रिकवरी वारंट जारी हो जाता है, NBW जारी हो जाता है। उस NBW और रिकवरी वारंट में विपक्षी को मजबूर कर दिया जाता है, पुलिस के माध्यम से उसको पकड़ के लाया जाता है और कोर्ट पर हाजिर कर दिया जाता है और उनको 125 में जो भी ऑर्डर हुआ रहता है उसका कंप्लायंस कराने के लिए कहा जाता है। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको 1 महीने तक की जेल भी उस समय हो सकती है। तो बताना चाहेंगे अब पुरुषों के पक्ष में कि न्यूट्रल भाव से मैं महिला पक्ष और पुरुष पक्ष दोनों बताऊंगा। तो मैं अभी तक महिला पक्ष बताया, अब मैं पुरुष पक्ष बताता हूं। जैसे ही सीआरपीसी 125 दाखिल होगी, नोटिस आपको प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से यदि आपको तामिला नहीं हुआ है तो आप उपस्थित कैसे होंगे? नहीं उपस्थित हुए और सीआरपीसी 125 की पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो गई, आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया। जैसे ही आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया, कहीं से आपको अगर यदि जानकारी मिल जाती है तो सीआरपीसी 128 दायर होने तक आप सीआरपीसी 126 के माध्यम से रिकॉल दे दीजिए।
जैसे ही आपका रिकॉल पड़ेगा तो कुछ कॉस्ट लगा के कोर्ट आपको सीआरपीसी 125 की फाइल में आपकी प्रेजेंस मान लेगी और वो पुरानी फाइल फिर से आ जाएगी। जो सीआरपीसी 125 डिसाइड हुआ था वो पुनः आ जाएगी। जैसे वो आएगी उसमें आपको मुसन्ना रिसीव करा दिया जाएगा। मुसन्ना रिसीव होने के बाद आप उसमें अपना जवाब लगाइए। जैसे ही जवाब लगेगा तो वादनी पुनः से बयान शपथ पत्र एक नया दाखिल करेगी, जिसमें वो WS में आपने जो कहा है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद वो 2 गवाहों को भी वो उसका बयान कराएगी। मौजूदा बात यह है कि इस जो सीआरपीसी 125 की जो पुनः कार्रवाई हो रही है इसमें जिरा भी होगी, चाहे वो वादनी की जिरा हो। यदि वादनी की जिरा होती है उसके बाद गवाहों का बयान होता है। उन गवाहों के बयान में भी विपक्षी के वकील साहब जिरा करते हैं और उस जिरा में जो भी बातें आपके खिलाफ कही गई रहते हैं उनको तोड़ने का विपक्षी के वकील पूरा प्रयास करेंगे। जैसे यदि टूट जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा सीआरपीसी 125 की फाइल ही प्रथम पक्ष का एविडेंस समाप्त होता है, उसके बाद ही विपक्षी के एविडेंस में फाइल आ जाती है। आप DW के माध्यम से अपना एविडेंस कोर्ट को दे सकते हैं, गवाहों को भी उपस्थित कर सकते हैं और जो भी बातें आपने कहा गया है उसको आप एविडेंस के माध्यम से, गवाह के माध्यम से उसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं और इसमें आपके गवाह से और आपसे भी आ जाएगी आर्गूमेंट में। और जैसे ही आर्गूमेंट होगा जजमेंट में फाइल चली जाएगी और 99% केसेस ऐसे रहते हैं कि महिला के पक्ष में ही डिसाइड होता है और कुछ ना कुछ उनको गुजारा भत्ता बन जाता है। जैसे ही गुजारा भत्ता बन जाता है तो आपको 3 माध्यम से उनको पेमेंट करना पड़ेगा। या तो आप एक सबसे कठिन माध्यम है जिसमें आप 1 टाइम सेटलमेंट कर लें। 1 टाइम सेटलमेंट कर लेंगे तो आपको महीने में हर बार नहीं देना पड़ेगा। सेकंड तरीका यह है कि आप ऑनलाइन कोर्ट को बता दीजिए कि ये अपनी एक बैंक की पासबुक अपनी दाखिल कर दें, मैं उसी अकाउंट नंबर में ऑनलाइन ही मैं पैसा भेज दिया करूंगा। और सबसे आसान तरीका पुरुषों के लिए ये है कि वो एक वकील साहब को नियुक्त कर लें और एक महीने की एक डेट डिसाइड होगी, उसी डेट पर वादनी को जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया होगा कि इतना रकम देना है, उस रकम को उन अपने वकील साहब के माध्यम से रिसीव कराया करें। तो इसमें मैं एक लूप होल बताना चाहूँगा पुरुषों के लिए। जैसे ही आपके खिलाफ कार्यवाही स्थगित हुई 125 में और आपने ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया, ऑर्डर के कंप्लायंस के तुरंत बाद ही अगर आप चाहें तो 127 की आप दरखास्त दे सकते हैं, जिसमें यदि गुजारा भत्ता आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बन चुका है तो गुजारा भत्ता की जो रकम रहेगी उसको कम करने के लिए ये सीआरपीसी 127। के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको किसी प्रकार का मन में और भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप पूछिए, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और साथ ही मैं जो पिछला प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है मैं उसको बताना चाहूँगा। पीछे तो मैंने इंक्लूड कर दिया है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। उनका प्रश्न था, क्या हम अपना काम करते रहें और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटें और कोर्ट ने जो भी हमको ऑर्डर दिया है मैं उस ऑर्डर को ऑनलाइन ही पेमेंट करके फुर्सत पा सकता हूँ? बिल्कुल पा सकते हैं। जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि ऑनलाइन आप जितना भी गुजारा भत्ता उनको बंधा हुआ है आप कोर्ट से ऑर्डर करा लीजिए। अकाउंट पेमेंट का जो भी पासबुक वो कोर्ट को दाखिल करेंगे उसी अकाउंट नंबर में हर महीने डेट डिसाइड रहेगी, उस डेट को आप उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप अपना काम करते भी रहिए और गुजारा भत्ता कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस भी होता रहे। दोस्तों ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ पाएंगे और जिससे आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा। धन्यवाद।